दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सईदुल हसन आरिफ JNMC 81 बैच। आजकल शोबे पैथोलॉजी में चेयरमैन की हैसियत से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हूँ। बेग साहब के इसरार पर यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अपने हादी हसन के स्टूडेंट लाइफ से पोस्टशिप तक का सफ़र का एक खाका मैं आपके सामने पेश करूं। यह सन 86 की बात है जब मैं हादी हसन में आया। उससे पहले मैं हबीब हॉल में रहता था। हबीब हॉल में मेरा एक अपना फ्रेंड सर्किल था, बहुत दिनों से वहाँ रहता था। लोग कोई आने नहीं देते थे। कई मरतबा मैंने कोशिश की कि हादी हसन चला जाऊँ, लेकिन सब लोगों ने एतराज़ किया कि नहीं यार, यहाँ कहाँ, यहीं रहो, कहाँ जाना है वहाँ पे। उस वक्त हादी हसन में मिक्स्ड लोग रहते थे, यानी कि मेडिकल कॉलेज के और गैर मेडिकल कॉलेज के भी लोग वहाँ पर रहते थे। हबीब हॉल में भी यही था, कई मेडिकल के भी फ्रेंड वहाँ रहते थे। कुछ हमारे बैच के इम्तिज़ामुद्दीन भी वहीं रहते थे, मेरे ही विंग में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग जानने लगे। उसमें एक नूर भाई थे, इसमें एक अबरार थे, और भी बहुत से जमाल थे। कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, कोई MBA का स्टूडेंट था, कोई लॉ का स्टूडेंट था। तो जब ये लोग जाने लगे तो मेरा भी दल वहाँ से उचट होने लगा। एक रेहान भाई थे, केमिस्ट्री में PhD कर रहे थे, वो भी चले गए। मनाजिर भाई हमारी विंग में रहा करते थे, आखिर तक रहे वो। उन्होंने भी वहाँ से अपनी MD करने के बाद वो भी चले गए। तो मैंने भी हादी हसन की तरफ मुँह मोड़ा। अब मसला ये था कि मैं हबीब हॉल में तो सिंगल सीटेड में रहता था, हादी हसन में सिंगल सीटेड नहीं मिलेगा। मन्नान साहब उस ज़माने में भाई सीनियर हॉल हुआ करते थे। भाई मैंने कहा मन्नान भाई, तुम्हें तुम लोगों को, हम लोगों को बुलाना है हमें, तो भाई सिंगल सीटेड रूम में लो, हम तो डबल सीटेड में रह ही नहीं पाएंगे। इंटर्नशिप में था उस ज़माने में, 6 महीना हो चुकी थी, 6 महीना बाकी थी। ज़रूरत भी इसलिए थी हादी हसन आने लगी कि क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू हो गई थी, और रात बिरात में हबीब हॉल से आने में थोड़ा दिक्कत होती थी। उस ज़माने में इतनी चहल पहल नहीं रहती थी जैसे आजकल है। तो मैं शुजात अली आजकल अमेरिका में है, बॉस्टन में। उन्होंने कहा यार जुगाड़ है एक। मैंने कहा बताओ। कहने लगे एक साउथ अफ्रीका का लड़का था, हबीबुर रहमान अश्तिकार, वो 454 में रहता था। उसकी चाबी मेरे पास है, उसने अभी चाबी हैंड ओवर नहीं की है, तो मैं उसका डबल पार्टनर बना देता हूँ, एक्स्ट्रा पार्टनर। PN सिंह साहब उस ज़माने में वार्डन थे, उनके पास एप्लीकेशन लेके गए। शुजात अली ने हबीब रहमान की दस्तखत कर दी, और 454 में मैं इंटर कर गया। यह सीक्रेट है जो आज मैं खोल रहा हूँ। तो इस तरह मैं 454 में हादी हसन में गया। सामने 400 आबिद जिलानी रहते थे, शायद 466-65 में। वो हमारी विंग में रहते थे। हमारी विंग में हमारे क्लासमेट नीरज धवन रहते थे। खैर छोटी सी विंग थी 454, बीच वाली विंग में पड़ता है, आप लोगों को याद होगा। वहाँ पर मैंने अपना बोरिया बिस्तर लेके 454 में पहुँच गया, और वहाँ से फिर हादी हसन का सफ़र शुरू हुआ। वहीं से इंटर्नशिप के बाद PG का हाउस जॉब भी वहीं से किया। उस ज़माने में हाउस जॉब होता था 1 साल का मेडिसिन में, आप लोगों को याद होगा जो सीनियर हैं। बहुत सख्ती के आलम में होते थे, 24-24, 36-36, 48-48 घंटे की ड्यूटी हाउस ऑफिसर करते थे। संडे उंडे अगर बीच में है आपकी लग गई है तो वो सब हादी हसन से बहुत आसानी से हो जाता था। उस ज़माने में माधवन की कैंटीन भी नहीं थी, या JDO मेस भी नहीं था, वो भी उसी वक्त बना।
जेडीओ की बुनियाद हमारे हम जब इंटर्नशिप में थे तभी रखी गई। उसकी स्ट्राइक भी हुई थी जिसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब तो जेडीओ की स्ट्राइक, आरडीए की स्ट्राइक होती है तो इंटर्न पार्टिसिपेट नहीं करते। उस वक्त स्ट्राइक हुई थी पहली पहल, तो उसमें हम लोगों ने भी 13 दिन की स्ट्राइक की थी और हम लोगों को 13 दिन की अपनी इंटर्नशिप को रिपीट करना पड़ा था। उसके बाद वक्त गुजरता गया। आदि हसन में 454 में बहुत वक्त गुजरे, दोस्तों की बैठकें होती रहीं। ज़ुबैर अब्बास साहब आते थे, अक्सर रात को आते थे जब उनके पास सिगरेट ख़त्म हो जाए। उनको पता रहता था कि 454 में सिगरेट कहाँ पे रखी है। हम अगर सो भी जाएं तो दराज खोल के उसमें से निकाल लेते थे, उनको पता रहता था कि कहाँ रखी है। तो ज़ुबैर अब्बास की अपनी एक खासियत थी। जाड़े का ज़माना था, एक दिन सुबह सवेरे तशरीफ़ लाए, बहुत कोहरा था, बहुत ठंड थी, लिहाफ में दुबड़े पड़े हुए थे। ज़ुबैर साहब तशरीफ़ लाए, कहते हैं कि हमें यार आज गर्मी बहुत कम है। मैंने कहा यार क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, यहाँ तो इतनी ठंड लगी, तुम गर्मी का जिक्र। कहने लगे उल्टा बात किया करो, इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखो। जब गर्मी का जिक्र करोगे सर्दी में तो सर्दी नहीं लगेगी। मैंने कहा बहुत खूब। आबिद जिलानी साहब हमारे सामने रहते थे। उनका एक तस्करा सोच रहा हूँ करूँ फिर छोड़ दूँ, सोचता हूँ। खैर, उनसे इजाज़त लेके वो मैं कभी आपको बताऊँगा उनका वो सीक्रेट। चाय हमारे यहाँ माकूल इंतज़ाम रहता था, जो भी आता था उसको चाय मिलती थी। नहीं दूध की है, दूध नहीं है तो बगैर दूध की शक्कर चाय पत्ती का इंतज़ाम माकूल रहता था। कभी वक़ार बेग साहब आ गए रात को 12 बजे पढ़ते हुए अपनी किताब। मुझे याद है उनका एक वाक़या, एमडी का इम्तहान हो रहा था, हम लोग तो चले आए किताब लेकर। मैंने कहा भाई खैरियत तो, रात को 1 बज रहे थे या 12:30 बज रहे थे। कहने लगे राजा चाय पिलाओ। मैंने कहा बना लो, मैं उठूँगा नहीं। मैं भी अपना रॉबिन्स लेकर पढ़ रहा था, तो खैर वो बनी चाय और एक कप मेरे को भी मिली और उन्होंने पिया। फिर उन्होंने अपनी किताब, जो भी उनकी नेल्सन होती है, कौन सी किताब होती है पीडियाटिक्स की, पढ़ रहे थे। वो मोटी सी किताब थी, वो पढ़ते हुए चले आए थे और हमारे यहाँ बिस्तर पे लेट के पढ़ने लगे थे। कहने लगे राजा ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एमडी का कोर्स का छोर कहाँ है और किधर है। मैंने कहा यार ऐसे ही कुछ मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है कि किधर से पकड़ूं किधर से छोड़ूं। ये उस ज़माने की बात है जब हम लोगों का एमडी का इम्तहान होने वाला था। खैर बरकफ इसी छोड़ पकड़ करते हुए एक दिन मैंने कहा, उठा के मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा कोर्स ख़त्म हो गया एमडी का। सब उस वक्त हमारे कमरे में 2 लोग बैठे हुए थे, नईम और वक़ार। अपनी अपनी किताबें लेके चले आते थे, कभी हम उनके कमरे चले जाएं, कभी जब अपने कमरे में बोरियत तो उनके कमरे में चले जाएं। लेकिन कोई किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, अपना अपना पढ़ते रहते थे, चाय वे पी लेते थे। तो फिर वो मैंने कहा यार कोर्स ख़त्म हो गया, तो सब लोग उछल के अबे कोर्स ख़त्म हो गया। मैंने कहा हाँ कोर्स ख़त्म हो गया। अगर इसको पढ़ते रहेंगे तो इम्तहान भी गुजर जाएगा, कोर्स ही नहीं ख़त्म होगा। ये हम अपने उन दोस्तों के लिए, उन बच्चों के लिए कह रहे हैं जो एमडी के इम्तहान देने जा रहे हैं, या क्योंकि एमडी वगैरह के कोर्स का कोई था नहीं है, कोई छोर नहीं है, कोई वो नहीं है, कहाँ है कहाँ से नहीं है, कहाँ से शुरू है कहाँ से। उसी बीच में हमारे एक सीनियर वहाँ पे रहते थे, आरिफ भाई, सर्जरी में एमएस करके, लंबे से थे। उनका एक निक नेम भी था, हम नहीं बोलेंगे, एहतरामन नहीं बोलेंगे। तो एक दिन आए, उस ज़माने में उनको पाइप पीने की शौक चढ़ा था। पाइप में तंबाकू भर के पीते थे। तो अपना आए, हमारा कमरा, हमारा दरवाज़ा खुला रहता था, बंद नहीं रहता था। तो आए, कहने लगे पाइप पियोगे। मैंने कहा जाके हलक में लगता है, मैं नहीं पीऊँगा। खैर वो पाइप पीने लगे। कभी कभी सिगार का भी शौक़ रखते थे। तो पाइप पीते पीते उन्होंने कहा राजा क्या पढ़ रहे हो।
मैंने कहा अरे भाई समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। कहने लगे देखो एक फंडा है एमडी के इम्तिहान का। मैं क्या? कहने लगे देखो उसको पास करना होगा एग्जामिनर को, तो कहेगा अपने बाप का नाम बता दो, और अगर फेल करना होगा कहेगा मेरे बाप का नाम बता दो। मैंने कहा ये तो बहुत सही बात है। और दूसरी उन्होंने जो बात कही आरिफ भाई ने, वो कहने लगे यार एमडी का इम्तिहान है, कोई कुंभ का मेला थोड़ी है कि 12 साल बाद आएगा। अबे 6 महीने बाद फिर आ जाएगा, क्यों इतना टेंशन लेते हो? बस ये टेंशन रिलीज करने वाली बातें थी जो अमजद, जो आरिफ भाई बताया कर, हम लोग हमारी हिम्मत अफजाई करा करते थे। सीनियर थे, सीनियरों का काम यही होता है कि जूनियरों की और लोगों की हिम्मत अफजाई करें। तो उनकी ये दो बातें मुझे बहुत पसंद आती थी, और मैं आज भी तस्करा करता हूँ इसका कि कोई कुंभ का मेला थोड़ी है कि 12 साल बाद आएगा, हमें 6 महीने बाद फिर आ जाएगा इम्तिहान, क्या चक्कर में पड़े हो, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? और दूसरी वाली बात की पास करना होगा तो अपने बाप का नाम बता दो, पास फेल करना होगा कहेगा मेरे बाप का नाम बता दो। तो ये दो किस्से उस वक्त के हैं। खैर इन्हीं सब वाक़यात के साथ बहुत से वाक़यात हैं हादी हसन के, अगर सुनाने बैठें तो दिन भर निकल जाएंगे। इब्ने भी रहते थे और वक़ार बेग रहते, जावेद आरिफ साहब एक नामवर हस्ती थे, वो बहुत दिनों तक बाद में भी रहे हमारे साथ जब ये लोग एमडी करके जा चुके। एमडी के बाद, एमडी पास करने के बाद भी मैं 1 साल 1.5 साल करीब हादी हसन में रहा एज ए सीनियर। जब उस वक्त डेमोस्ट्रेटर होता था, मैं पैथोलॉजी में डेमोस्ट्रेटर किया था, और तब भी रहता था। उसी बीच में हमें डी टाइप क्वार्टर अलाउट हो गए थे करीब सितंबर 90 में, सितंबर 91 में। लेकिन हादी हसन के माहौल को छोड़कर वहाँ जाकर अकेले उस क्वार्टर में रहना, 2 कमरे का क्वार्टर था, 2 कमरे और एक ड्राइंग रूम था, मतलब पूरा घर था वहाँ, उसको बचाना अकेले, शादी भी नहीं हुई थी। खैर मैं उसके चाबी भी रखे हुए था और हादी हसन में भी रहता था। तो वहाँ से नोटिस आ गया प्रॉपर्टी ऑफिस से कि अगर आपको पोजीशन लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा भाई, तब तक मेरी शादी भी तय हो गई थी, तो मैंने कहा भाई घर तो लेना ही है, तो चला गया मैं उसमें। खैर सफाई वफाई कराई, जाड़े में गया था, और जून में मेरी शादी हो गई। सारे दोस्तों को पता है, हमारी शादी में अच्छे खासे दोस्त तशरीफ़ लाए थे, वक़ार, नईम, ये लोग उस ज़माने में दिल्ली में रहते थे। वक़ार बेग की शादी हो गई थी, नईम साहब की नहीं हुई थी, जावेद आरिफ भी थे। हमारी शादी का एक किस्सा एक सुना दें, जावेद आरिफ का जिक्र हो रहा है तो उस ज़माने में जब बारात गई तो बारात में गुलत्थी यहाँ की एक फ़ेमस डिश है, उस ज़माने में वो हंडिया में बनती थी। एक एक हंडिया होता था, उसमें 4-5 आदमी खाते थे। तो जावेद भाई आए, बैठे थे, तो एक हांडी आके रखी गई। तो उन्होंने जावेद ने भाई इसको कैसे खाएं, इसको निकालने के लिए कुछ चाहिए। तो कोई साहब बैठे हुए थे बगल में, उन्होंने कहा इसी में खा जाइए आरिफ भाई। तो वो जावेद अली साहब उसी में पूरी हंडिया खा गए गुलत्थी की। खैर बैर खैर फिर वक्त गुजरता गया, और हादी हसन में जो है फिर मैं लेक्चरर हो गया, और फिर हादी हसन की वार्डनशिप भी मैंने ज्वाइन की तो 1995 में। तब मुजम्मिल साहब प्रोस्ट हुआ करते थे, और उन्होंने मुझे डाइनिंग हॉल इंचार्ज बना दिया। खैर बैरकैफ मैं डाइनिंग हॉल इंचार्ज रहा। उस ज़माने में मिक्स्ड लोग रहते थे, जैसे बता चुका हूँ मैं, महमूद और रहमान का दौर था। और मैं जो हूँ डाइनिंग हॉल की जिम्मेदारी उन्होंने दी, तो मैंने उसको जिम्मेदारी को भरपूर निभाया। बहुत डिफिसिट था, डिफिसिट को मैंने कर्टियल कर करके प्रॉफिट में ला दिया। बड़ा क्रेडिट हुआ, और डीएसडब्ल्यू उज़ैर साहब हुआ करते थे, उज़ैर साहब की यहाँ मीटिंग हुई डाइनिंग हॉल इंचार्ज की, उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की, मिसाल कायम हुई, और ये हुआ वो हुआ फलाना धमाका। खैर बैरकैफ फिर थोड़ा बुरा वक्त शुरू हुआ मेडिकल कॉलेज में। एक बड़ी लंबी स्ट्राइक, नदीम ज़फ़र जिलानी
प्रेसिडेंट थे उस ज़माने में या सेक्रेटरी थे, और कुछ नेता वगैरह यूनिवर्सिटी के उनसे कुछ टसल हुई। ज़ाहिर सी बात है, हम उस वक्त जेडीओ के मेंबर तो थे नहीं, लेकिन गोली वोली भी चली जेडीओ में और वगैरह वगैरह। और स्ट्राइक इतनी लंबी हुई कि वो 3 महीने तक पूरा मेडिकल कॉलेज पैरालाइज हो गया। यहाँ तक कि महमूद रहमान ने जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने हादी हसन को सील कर दिया। हादी हसन को सील कर दें, हादी हसन से सारे लोगों को हटा दिया गया, और हादी हसन के पानी बिजली बंद कर दिया जाएगा, और ये है वो है। खैर इन्हीं सब माहौल में हमने जो है वहाँ से वार्डनशिप से रिज़ाइन कर दिया। खैर बहरकैफ वो मामला सेटल हुआ। खैर सी बात है, मामला सेटल होता है, ये भी सेटल हुआ। और उसके बाद फिर जो है अपना दौर चलता रहा। ये 98 की बात है, 99 और 2000 में मैं सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब से लौट के आया 2005 के आखिर में, और डिपार्टमेंट अपना ज्वाइन किया, और मामला चलता रहा। फिर रीडर प्रोफेसर सब हुआ। इस बीच में कई मरतबा मेरे लिए ऑफ़र आए। 2010 में जब पीके अब्दुल अजीज़ वाइस चांसलर थे, तो भी मेरे पास मैसेज आया कि प्रोशिप ज्वाइन कर लो। मैंने कोहनी तक हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा भैया सब कुछ कर लूँगा, प्रोस्ट नहीं बनूंगा। जनरल साहब जब वाइस चांसलर हुए 2013-14 में, तो उनके वक्त में भी मेरे पास मैसेज आया कि हादी हसन की प्रोशिप ले लो। मैंने कहा नहीं लूँगा, मना कर दिया। लेकिन अपने मोहतरम तारिक मंसूर साहब, वाइस चांसलर, मौजूदा वाइस चांसलर साहब, इनसे कुछ अपने ऐसे मरासिम थे कि इन्होंने जब मुझे बुलाया कि भाई आरिफ तुम्हें मेरे साथ काम करना है, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता। ये मेरे टीचर थे, मेरे उस्ताद थे, हमारे कुलीग थे साथ में कहने के, और मेडिकल कॉलेज के फ्रेटर्निटी में थे, फैकल्टी में थे, तो इनको मना नहीं कर सका। और 2017 में इन्होंने मुझे हादी हसन का पोस्ट बना दिया अपने ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर। और वो भी उन्होंने हमें कुछ सलाहियतें देखी, और उन्होंने मुझे सीनियर मोस्ट पोस्ट की हैसियत से पोस्ट मैंने संभाली। और सीनियर मोस्ट पोस्ट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर होता है एज ए पोस्ट। ये मुझे जब उन्होंने दिया कि तुम सिंगल ऑर्डर था, और कहने लगे फ़ौरन ज्वाइन करो, तुम सीनियर मोस्ट पोस्ट हो गए। मैंने कहा सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझको दे रहे हैं, सीनियर मोस्ट पोस्ट तो ईसी का मेंबर होता है। कहने लगे हाँ इसीलिए तो तुम्हें बनाया है। मैंने कहा सर हो सकता हो मैं पूरा ना उतरूँ आपकी बात पे। अरे कहने लगे नहीं हो जाएगा, तुम कर लोगे। बस उनका ये मेरे ऊपर भरोसा कि मैं कर लूँगा, तो फिर मैंने करना भी पड़ा। और प्रोशिप रियली इट इज़ अ टफ जॉब। और जिसने भी प्रोशिप का आज से कोई 50 साल पहले, 60 साल पहले प्रोशिप का कुछ रूल बना होगा, उसमें उनकी टाइम कि 2 साल के लिए होना है और ये होना है। जो इंस्टीट्यूट में है किसी ने 2 साल का पीरियड लिखा होगा, बिल्कुल सही है। 2 साल से ज़्यादा प्रोशिप करनी नहीं चाहिए। 2 साल गुजरे, शुरू के 1 साल बहुत अच्छे गुजरते हैं, फिर उसके बाद हॉल में लड़के आपसे बोर होने लगते हैं, और फिर दौर जो है वो डाउन होने लगता है। तो खैर 2 साल जब गुजरे, तो मैंने वाइस चांसलर साहब को कह दिया कि सर जो है अब मुझे सुबकदोश कर दीजिए। खैर मौका जब उन्होंने मुनासिब समझा, उन्होंने मेरी जगह मेरे को जो दूसरे आदमी का तकर्री कर दी, उसकी पोस्टिंग कर दी, और मुझे जो है वो मैंने 4 जून को दे दिया। 2.5 साल दिसंबर तक मैंने प्रोशिप की है हादी हसन हाल की। और आपको बताऊं कि मैंने 2.5 साल में जो भी हादी हसन से लोग
मुंसलिक रहे होंगे, हादी हसन में रहते रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि हादी हसन में प्रोवोस्ट ऑफिस के नाम पर 4 कमरे थे, इन कमरों को जोड़कर एक ऑफिस बना दिया गया था। छोटा सा ऑफिस था जिसमें मीटिंग भी नहीं हो सकती थी। जब मुझे मीटिंग करनी हो लड़कों के साथ, डाइनिंग हॉल के फूड कमेटी के साथ, तो मुझे डाइनिंग हॉल जाना पड़ता था क्योंकि उसमें लड़के आ नहीं पाते थे। वार्डन्स भी बैठते थे तो बिल्कुल भर जाता था। आपको अंदाज़ा होगा जिन्होंने जो हादी हसन में रहे हैं। इन 2.5 सालों में मैंने कोशिश करके और इधर से और उधर से सब तरफ से, और वाइस चांसलर साहब का करम रहा कि उन्होंने पैसा सेंक्शन किया और मैंने एक पोस्ट ऑफिस अलग से बनाया जिसकी ज़रूरत 50 सालों से थी। आप सबको याद होगा कि यह हादी हसन हॉल करीब 1969 से ऑपरेटिव है। तो जाके 2019 में वो हादी हसन हॉल बना, 50 साल के बाद हादी हसन हॉल का पोस्ट ऑफिस। उसके अलावा जो हादी हसन में मैंने काम कराए वो डाइनिंग हॉल का रिनोवेशन, पूरे डाइनिंग हॉल का रिनोवेशन। किचन बदहाल था, आप लोगों को अंदाज़ा होगा जो डाइनिंग हॉल से एसोसिएटेड रहे होंगे जो लोग। डाइनिंग हॉल का किचन बहुत ही ख़राब था, सब तोड़वा के उसकी छत वगैरह, पानी भी टपकता था, छत वगैरह सब तोड़वा कर ठीक करवा कर और फर्श वगैरह सब ठीक करवा कर दूसरा फर्श लगवाया और सब। और रोटी मेकर काम नहीं करता था, रोटी मेकर ठीक करवाए, ऑटोमेटिक रोटी मेकर। और वेसल 2 कुकर, बड़े बड़े कुकर, एक तो था, एक और मैंने परचेज़ करा के वो भी इंस्टॉल कराया जिसमें दाल और चावल बनते हैं। खाने की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, कोशिश की। आप जानते हैं कि इम्प्रूव नहीं होता है, सब कोशिश ही होती है। जब मैं डाइनिंग हॉल इंचार्ज था तब भी बहुत कोशिश की कि खाने की क्वालिटी इम्प्रूव हो, और जब मैं प्रोज था तब भी मैं कोशिश करता रहा कि खाने की क्वालिटी इम्प्रूव हो। लेकिन अब डिफिसिट बहुत आने लगा था। जब मैं डाइनिंग हॉल इंचार्ज था उस वक्त डिफिसिट कर्टेल कर दिया था, डिफिसिट बिल्कुल नहीं आया था, तभी प्रॉफिट हो गया था। लेकिन अब डिफिसिट आने लगा था क्योंकि मार्केट 1100 रुपये से बढ़ाना का कोई प्रोविज़न नहीं था, और मार्केट के हालात आप लोग आजकल वाकिफ़ होंगे। तो इस तरह से डाइनिंग हॉल में कोशिश तो जारी रही, अब भी जारी होगी और जारी ही रहेगी इंशाल्लाह, कि खाने की क्वालिटी इम्प्रूव हो। लेकिन फिर भी खाना पैलेटेबल रहता है, खाया जा सकता है। और अगर आप 1100 रुपये के हिसाब से आप जोड़ें तो 36 रुपये पर डे की डाइट होती है। 36 रुपये पर डे का मतलब ये हुआ कि एक दिन में 3 डाइट देनी है तो 12 रुपये की एक डाइट हुई। अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लें, पूरे अलीगढ़ में अगर कहीं आप खाना खाने जाएं किसी ढाबे में भी, छोटे से ढाबे पे भी, तो 100 रुपये से कम का कोई खाना नहीं होगा। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अब भी 12 रुपये का खाना दिया जाता है। रोस्ट शिप के दौर में मैंने 3-4 फंक्शन कराए। जाहिर सी बात है, 3 सर सैयद डिनर ऑर्गेनाइज किया, 2 हॉल फंक्शन ऑर्गेनाइज कराए। और मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं हादी हसन से रिलेटेड एलुमनाई को ही चीफ गेस्ट की हैसियत से बुलाऊं। मैंने एक हॉल फंक्शन में मिर्ज़ा वक़ार बेग साहब को बुलाया, राजकुमार रावल साहब को बुलाया सर सैयद डे में, प्रोफेसर आबिद जिलानी को जीवी पंत से बुलाया, और इस तरह से बहुत से और सीनियर और एलुमनस जो अलीगढ़ के थे उनको मदऊ किया। उन्होंने आए और देखा और अपने तासरात रखे और लड़कों के साथ खाना खाए। एक HAL के जनरल मैनेजर होके रिटायर हुए थे इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे भाई ज़हीर अनवर आसिफ साहब, एक सर सैयद डे पे उनको भी बुलाया
उनको घुटने की प्रॉब्लम थी, वो ज़मीन में नहीं बैठ सकते, लेकिन इतने एक्साइटेड हो गए वो वहाँ पर सर सैयद डे डिनर में कि वो जाकर फर्श पे ही बैठ गए, लड़कों के साथ खाना खाया। जबकि गेस्ट के लिए अलग इंतज़ाम होता है, और उसके लिए मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत से गेस्ट आते हैं जो ज़मीन में नहीं बैठ पाते हैं। आपको पता होगा कि सर सैयद डे का डिनर ज़मीन पर ही बैठ के होता है और सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं। ये दस्तूर बहुत दिनों से चल रहा है। पहले तो ये सेंट्रल डिनर होता था जो पवेलियन में होता था। आपको पता होना चाहिए कि 1977 में जब हमने पहला डिनर खाया था और सर सैयद हॉल के अंदर हुआ था। अ, तो अप्रोचशिप एक टफ जॉब है, उसमें रात और दिन 24 घंटे के आप मुलाजिम हैं। लड़के रहते हैं तो झगड़ा भी होता है, अपना मारपीट भी होती है। जाहिर सी बात है सबसे पहले आप ही को बुलाया जाएगा, आप ही जाएंगे, हम के झगड़े सुलझाएंगे। कुछ तो ठीक है, सुलझ जाते थे, लेकिन कभी कभी बड़े लंबे चले। प्रॉक्टर ऑफिस तक गया, प्रॉक्टर ऑफिस को बुलाना पड़ा। खैर बहर कैफ ये सब झगड़े किस उसके थे, उस पर डिपेंड करता है। किस लेवल के झगड़े थे उस पर डिपेंड करता है, कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये सब पार्ट ऑफ हॉस्टल लाइफ है, और अ, ये चलती रहती है। हम लोग जब भी थे तब भी हुआ करता था। और फिर हमने जो भी हम उसका सलूशन जो भी निकाला करते थे वो उसी हिसाब से निकाला करते थे, अपने दौर को देखते हुए कि लड़कों का नुकसान ना हो, मेरा हमारा हम लोगों का। उस वक्त भी यही तर्ज अमल रहता था कि भाई लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन ऐसा करो कि जो यहीं निपट जाए। और जब हम प्रोस्ट रहे तो भी मेरा यही एटीट्यूड रहता था कि लड़कों को जो भी झगड़ा फसाद हुआ उसको अपनी लेवल पर निपटा दो, ज़्यादा आगे जाएगा। इंक्वायरी हो, ये हो, प्रॉक्टर ऑफिस, थाना, पुलिस, ज़्यादा लंबा चक्कर है, कैरियर का सवाल होता है, मेडिकोस रहते हैं। बीच में बताना भूल गया था मैं कि महमूद रहमान साहब ने हादी हसन को एक्सक्लूसिव मेडिको हॉस्टल कर दिया था। तो अब इसमें सिर्फ फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के स्टूडेंट्स रहते हैं और कहीं के स्टूडेंट्स नहीं रहते। तो ये थोड़ा उस वक्त से और अब वक्त में थोड़ा फ़र्क ये है। उस वक्त तो मालूम दिया आर्ट का लड़का भी रह रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज का भी लड़का रह रहा है, तो लड़कों के जो आईक्यू लेवल था और जो लड़कों का सोचने का अंदाज हुआ करता था वो थोड़ा फ़र्क होता था। इसलिए उस ज़माने के प्रोस्ट को मेरे ख्याल से थोड़ा और दिक्कत होती रही होगी लड़कों के मसाइल को सुलझाने में, जितनी शायद हमको नहीं हुई हो। एज ए स्टूडेंट मैंने मुज़म्मिल साहब का दौर देखा। उस वक्त एम बी खां साहब प्रोस्ट थे, फिर सादिक साहब प्रोस्ट थे, फिर एक शमीम साहब प्रोस्ट हुआ करते थे, और याद नहीं कौन कौन प्रोस्ट था। इश्तियाक रिजवी साहब प्रोस्ट थे। इन लोगों के वक्त में हादी हसन में था। जब मैं हबीब हॉल में रहता था तो भी मैं ज़्यादातर वक्त हादी हसन में गुजरता था। लंच में हादी हसन ही में लेता था। जावेद आरिफ साहब, फ़खार बेग साहब एक ही रूम में 30 नंबर कमरे में रहते थे और मैं वहीं खाना खाता था, मेरा टिफ़िन वहीं आता था। और एक किस्सा बता दूँ, बड़ा मज़ेदार है। उस वक्त का 30 नंबर कमरे का, और फ़खार बेग साहब उसको महसूस होंगे उससे। सब मिलकर खाना खाते थे, एक प्लेट में सबको चुड़ैल दिया जाता था जो सालन होता था, और सब अपनी अपनी रोटी उसी में से लेते थे। फिर चावल का जब नंबर आता था तो उसी प्लेट में चावल उड़ेल दी जाती थी। बीच में एक गड्ढा बना दिया जाता था जिसमें दाल डाल दी जाती थी। अब आदमी अपनी नाली बनाकर दाल को अपनी तरफ करता था और खाता था। अब जब वो प्लेट से और मुंह तक ले जाने में गिरने का खदशा रहता है तो एक एक डब्बा हाथ में ले लेता था। तो हम लोग तो खाते थे,
लेकिन जावेद आरिफ साहब का लुक़मा बहुत बड़ा होता था और आधा लुक़मा उनके कटोरे में गिरता था और आधा मुंह में जाता था। और जब प्लेट का ख़त्म हो जाए तो अपने कटोरे का खाने लगे। मैंने कहा भाई जावेद भाई तो बेईमानी करते हैं आप। तो खैर इस तरह के किस्से वहाँ पर चलते रहते थे। 30 नंबर बड़ा गेट पे ही पड़ता था, बड़ा प्रोमिनेंट जॉइंट था। ज़्यादातर लोग वहीं पर आते थे, वक़ार बेग और जावेद आरिफ साहब के साथ। सामने एक हाफिज़ जी भी रहते थे, गोरखपुर में हैं, आते रहते हैं, अपनी मुलाकात भी हुई उनसे मेरी एज ए प्रोस्ट। जब मैं वहाँ पे बैठा हुआ था तो भी वो तशरीफ़ लाए और अपने पुराने ज़माने के वाक़यात बताने लगे। खैर बहर कैफ 30 मिनट गुजर चुके हैं। भाई वक़ार साहब का कहना यह था कि 15 मिनट का वीडियो भेजिए, लेकिन अगर मैंने कहा ना कि किस्से अगर शुरू हुए तो बड़े लंबे जाएंगे। अब 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप लोगों से मैं अलविदा कहता हूँ। बाकी किस्से बाद में फिर बयान किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़। अपने हिफाजत करिए, घर में रहिए इस कोरोना के दौर में, और महफूज रहिए। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे और आप सबको सेहतमंद रखे। आमीन।